कल कंप्लीट करो, कल कंप्लीट करो। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी कल वाली डेफिनेशंस 5 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, अब इतना हो गया कि ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं आप। तुम ये बताओ लेट क्यों आते हो तुम? अच्छा, आज झूठ बोल रहा है ना ये, आज ही लेट है। चलो ठीक है, जल्दी रिवाइज कर लो, कुछ पूछने वाले हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं एनआई लेटर के आगे। फाइल कौन सी थी बताओ, यही बड़ा सा। वो वाले भी दे रहे हैं, सप्पा वाले। आज तो सब पढ़ेंगे शायद। चलो ठीक है, देखो अब तो कॉलेज नहीं जाओगे ना, प्रैक्टिकल। ये बताओ इसके पहले कोचिंग कितने लोग, क्योंकि अभी लास्ट में होने का लग रहा था कि लास्ट में हम देखना है, तो हमारे पास कम टाइम है, तो लेकिन आराम से हो जाएगा सिलेबस। प्रॉब्लम ये है जितना पढ़ चुके हो वो नहीं संभाल पा रहे हो तुम लोग। इससे बेस्ट, हाँ तो बेस्ट तो यहाँ तो दिया जा सकता है, बाकी का नहीं पता है। लेकिन तुम लोगों की तैयारी कहाँ, अच्छा हो जाएगी इसी संडे को ले लें, क्लास का नहीं ले सकते, इस संडे को ले सकते हैं जो तुम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, डायनेमिक्स का ले सकते हैं। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं अब क्या होगा। एक बात बताओ, 20 दिन बाद एग्जाम है, अगर अभी भी ये हाल है तो 17 दिन बचे, देखो काउंटिंग करके हैं बच्चे, जब इसकी बात है दिन गिनने लगते हैं।
बता दें लोग, सबको पता होगा। इस बार जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो सुन लें, क्योंकि वो थोड़ा दुनिया से हटके रहते हैं। इस बार अगर फेल हो गए तो फर्स्ट ईयर में चले जाओगे, ये शायद कुछ लोगों को पता नहीं हो। इस बार फेल हो गए तो फर्स्ट ईयर में चले जाओगे, स्कीम आ गई है, अच्छी तरह पढ़ाई शुरू कर दो। एनालाइजर बताओ क्या होगा, क्या कल के बाद से जिसकी एक दिन क्लास मिस हुई तो दूसरे दिन क्लास में नहीं आए, ये ध्यान में रखना। डेली हम अटेंडेंस लेंगे, एक दिन भी क्लास में नहीं आते हो, कुछ भी वजह आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ नहीं, जो ऑनलाइन है, हाँ कैसे भी पढ़ो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़ो, लेकिन एक दिन की क्लास में छूट जाती है, एक भी क्लास नहीं लेने देंगे, क्योंकि जिन्हें फेल होना है उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तो वॉइस सही से नहीं आ रही है। वॉइस सही से नहीं आ रही है, दोबारा बोल देते हैं। दो चीजें समझ लो, डेली एक तो क्लास नहीं छोड़नी है, एक दिन भी क्लास छूटी दूसरे दिन नहीं आ पाओगे, दूसरे दिन मतलब एक भी क्लास नहीं हो पाएंगी अब, ठीक है। दूसरी चीज ये, अब टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, पिछली बार शायद एक दो लोगों को हमने एंट्री दे भी दी थी, अब स्ट्रिक्टली सुन लो, क्योंकि एक दो दिन की क्लास छूटी थी उनकी, अब अगर टेस्ट नहीं दोगे अब क्लास में नहीं आने देंगे हम। और वैसे तो वो तुम लोगों की चॉइस है, हम फाइनल ईयर में भी उसको नहीं पढ़ाएंगे। अगर फाइनल ईयर में मैथ लेके आओगे तो उन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उन लोगों को एडमिशन नहीं देंगे जो लास्ट में भी नहीं पढ़ रहे हैं, टेस्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे वैसे भी मैथ्स लेंगे नहीं, लेकिन अगर मैथ्स लेके हमारे पास आते हो अगर, तो हम एडमिशन नहीं देंगे उनको, ये ध्यान में रखो। टेस्ट किसका है सर? टेस्ट अब जो भी होगा, टेस्ट किसका बताया था? डायनामिक्स का। डायनामिक्स का टेस्ट है और परसों टेस्ट है, परसों ही है ना, संडे परसों है, ठीक है। क्योंकि अब अगर ये सोच रहे हो कि टेस्ट को और आगे कर दो तो टाइम कितना है, 16-17 डेज में क्या करोगे? और सिलेबस तो ये समझ लो पूरा हो चुका है, आज के बाद से अगर कोई क्लास भी छोड़ दे वो लगभग पूरा पेपर कर पाएगा, मतलब दोनों तो पूरे कर ही लोगे, ये वाला नहीं कर पाओगे, अगली 10 क्लासेस के बाद ये भी पूरा पेपर कर लोगे, क्योंकि टाइम थोड़ा एक्सटेंड करने वाले हैं हम। सर और डेट शीट आ गई क्या सर? वो मुझे नहीं पता है, वो पता करो तुम लोग। समझ आ गया? परसों वही टाइम है पिछला, 9 से, अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अगर ऐसे तो एग्जाम भी आ जाएगा 2 दिन पहले, तब भी नहीं पढ़ोगे जिनको नहीं पढ़ना है तो, ठीक है। डायनामिक्स में बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, चाहो तो डायनामिक्स की जाए स्टैटिक कर देते हैं, स्टैटिक्स में केवल 3 चैप्टर हैं, वो जल्दी हो जाएगा, अगली बार डायनामिक्स ले लेंगे। स्टैटिक्स तो शायद रिसेंटली सबने पढ़ी है ना, स्टैटिक्स में कल कैटेनरी के मिल ही गए थे इंपॉर्टेंट, आज वर्चुअल वर्क के मिल जाएंगे, जरूरी नहीं है पेपर उनसे आएगा। 3 ही चैप्टर बुक में, 1-2 चैप्टर और एक्स्ट्रा दिए हैं, उससे कभी नहीं आता है पेपर में, वो खुद से भी नहीं करने हैं तुम लोग, कैटेनरी, वर्चुअल वर्क और सेंट्रल ऑर्बिट, ठीक है। इनके इनको कंप्लीट कर लो, सेंट्रल ऑर्बिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उनको लगा लेना, और उसके हम डाउट ले लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक लगाए नहीं होंगे, शायद लगा लिए हैं, ठीक है। और हाँ, एक 5 मिनट का टाइम, और ये बताओ इसके पहले किसी का बैच है? सबका है, इसके बाद भी बैच है तुम लोगों का? चलो सुनो, 10 से क्या प्रॉब्लम है फिर, मतलब
चलो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी आगे देखते हैं। हाँ तो बताओ, क्योंकि ये टाइम अगर दूसरे बैच को मिल गया फिर तुम लोग बोलोगे, क्योंकि इसके बाद फाइनल ईयर है, उनसे बात कर लेंगे, उनको टाइम मिल जाएगा वो, फिर टेस्ट किसका है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जल्दी कर पाओगे, 2 दिन में स्टैटिक्स कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है उसमें। ठीक है, तो परसों स्टैटिक्स का टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो कितना भी दूर रहते हो, कितना भी बाहर रहते हो, पेपर देने तो वो आते ही होंगे, या कोई भी एग्जाम देने दूर तो जाते ही होंगे। तो अगर यहाँ नहीं आते हो इसका मतलब बहुत लाइटली ले रहे हो एग्जाम को, इस टेस्ट को, क्योंकि हम तुम लोग का टेस्ट ऐसा तो नहीं करते हैं कि बोर्ड पे लिख दिया और फॉर्मेलिटी कर दी है। टेस्ट भी तो बिल्कुल एग्जामिनेशन की तरह हो रहा है। ठीक है, तो परसों 9 बजे किसका टेस्ट? स्टैटिक्स का। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम केवल सिलेबस खत्म करना है, उस दिन हम 2 घंटे पढ़ा के सिलेबस को बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ा दें। चलो, ये तुम लोग के हिसाब से नहीं होगा सब कुछ, टेस्ट है परसों तो टेस्ट है। ठीक है, या तो पढ़ा करोगे क्या पढ़ के? पेपर देके क्या करोगे? पास होके क्या करोगे? 3rd ईयर में आके क्या करोगे? रहोगे तो गधे ही। 3rd ईयर पास होने के बाद ऐसा थोड़ी है तुम गधे नहीं रहोगे, तब भी गधे ही रहोगे, और बड़े गधे हो जाओगे, क्योंकि एज बढ़ जाएगी और दिमाग उतना ही है। तो थोड़ा तुम सबसे बड़े गधे हो तुम इस दुनिया के। आर्ग्यूमेंट करते हो, ऐसे टीचर से बात करनी चाहिए तुम्हें। ये आर्ग्यू है, पता है तुम्हें कि पढ़ेंगे पास होंगे? किससे बात कर रहे हो तुम? ऐसे पेरेंट्स से बात करते हो अपने? ऐसे बहस करते होगे तो पढ़ेंगे पास हो जाएंगे 3rd ईयर में जाएंगे, इसका मतलब समझ रहे हो तुम किस तरह से बात कर रहे हो? थोड़ा कॉमन सेंस रखो जरा। चलो लिखो, एनाइलेटर ऑफ एनाइलेटर लिखो ये। देखो एक बार रिवाइज करा देते हैं, मतलब बता देते हैं क्या क्या पढ़ाया था। हमने पढ़ा था कल सबसे पहले नलिटी, सुन लो ध्यान से। केटी कर्नेल होता है, कर्नेल का मतलब वेक्टर्स यूएफ के उन पॉइंट का सबसेट जिनकी इमेज 0 हो जाए, वो केटी है। केटी की डिमेंशन, डिमेंशन कर पढ़ी थी हमने। डिमेंशन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस को ही बोलते हैं क्या? डिमेंशन। और केटी की डिमेंशन को बोलते हैं नलिटी। बेसिस होता है LS इक्वल टू V, प्रूव कर दो, जो कि प्रूव करना बताया है, और LI सबसेट होना चाहिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पेपर कर रहे हैं तो केवल LI प्रूव करेंगे, और LI प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है CM। और कोएफिशिएंट कैसे लिखोगे? पहले कोऑर्डिनेट को कॉलम वाइज। ठीक है, CM क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? LI LD। फिर से सुन लो, A1 A2 A3 ये सब 0 तो LI। CM में निकालोगे तो नॉट इक्वल टू 0 पर LI है, उल्टा है। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रैंक पढ़ा था। रैंक क्या होता है? अच्छा, न्यू किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू टी से। न्यू टी इक्वल टू डिमेंशन ऑफ के टी। क्या होता है रेंज ऑफ टी? आर टी जानते हो, रेंज ऑफ टी। नलिटी के बाद है रैंक ऑफ टी, डिमेंशन ऑफ आर टी। रैंक ऑफ टी होता है, शायद नोट्स बनाए होंगे सभी ने, प्रूविंग नहीं कर रहे हो तो नोट्स तो लिख रहे होगे ना। फिर यहां तक क्लियर हो गया सभी को? इसको रो टी से रिप्रेजेंट करते हैं। रो जानते हो ना, रो ब्रैकेट में टी, वो उसमें पी लिखा था फाइल में, वो गलत लिखा था, रो है वो। रो टी से रैंक ऑफ टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डिमेंशन क्या होती है? आर टी। यहां तक क्लियर था? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होमोमॉर्फिज्म।
सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ड्यूअल स्पेस, हाँ लीनियर फंक्शनल पढ़ा था, सेकंड ड्यूअल स्पेस पढ़ा था, ठीक है। अभी क्या डेट है, आज 11 है, 28 से अगर एग्जाम होते हैं तो हम लोग 27 तक तो पढ़ेंगे नहीं, उसके पहले तुम लोग को सब्जेक्ट भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो अगले 10 से 12 दिन में करा देंगे तुम लोगों का, उसमें परेशान नहीं हो, ठीक है। 10 से 12-15 दिन में पूरा हो जाए, लेकिन पिछला अच्छी तरह करके रखो, पिछला पता नहीं है, नए का कोई मतलब नहीं है ना फिर, ठीक है। इसके बाद था सेकंड डुअल स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, भी क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, लीनियर फंक्शनल, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी एफ से एफ पर, ये लीनियर फंक्शनल होता है। लीनियर फंक्शनल का सेट सेकंड डुअल स्पेस कहलाता है, सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, सॉरी डुअल स्पेस, set of all linear functional on VF dual space, set of all linear functional on V star second dual space, ठीक है। अगर V की डिमेंशन m है तो डिमेंशन V स्टार और डिमेंशन V डबल स्टार ये भी बराबर होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद डुअल बेसिस पढ़ा है हमने। डुअल बेसिस में क्या होता है, एक VF का एक बेसिस S है, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो इतने ही एलिमेंट किसमें आएंगे, V स्टार का, V का एक सबसेट बेसिस होता है, V का एक सबसेट क्या होता है, बेसिस होता है। तो V स्टार का सबसेट क्या होता है, डुअल बेसिस, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है बेसिस में, तो F1 F2 F3 डुअल बेसिस में होगा, और F1 अल्फा 1 1 होगा, F1 अल्फा 2 0, F1 अल्फा 3 भी 0, दूसरे में F2 अल्फा 2 1 होगा, बाकी सब 0, तीसरे में F3 अल्फा 3 1 होगा, बाकी सब 0। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एनाइलेटर। एनाइलेटर क्या है, W के सारे एलिमेंट को जो लीनियर फंक्शनल डिस्ट्रॉय कर देंगे उन लीनियर फंक्शनल का सबसेट होता है एनाइलेटर। W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं W के एनाइलेटर को, एनाइलेटर ऑफ एनाइलेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। W के सारे एलिमेंट को जो लीनियर फंक्शनल डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो है W नॉट। W डबल नॉट क्या होगा, एनाइलेटर ऑफ एनाइलेटर, W नॉट के सारे एलिमेंट को जो लीनियर फंक्शनल जीरो कर देंगे वो क्या होंगे। तो देखो यहां पर V स्टार ये समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आता है W नॉट, G1 G2 G3 G4 G5, ठीक है। ये क्या है, V डबल स्टार, और फिर ये W नॉट, इसके सारे एलिमेंट को वहां पर जो लीनियर फंक्शनल जीरो कर रहे हैं उनके सेट को ही क्या बोलते हैं, यहां आएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, W डबल नॉट। तो ये कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, देखो देखो, अगर W डबल नॉट को अच्छी तरह समझना है तो W की जगह W नॉट हो गया, W नॉट की जगह W डबल नॉट हो गया, V की जगह V स्टार हो गया, और V स्टार की जगह V डबल स्टार हो गया, बस इतना सा है। एनाइलेटर ऑफ एन एनाइलेटर, V स्टार V आर डुअल स्पेस ओवर द फील्ड F and W naught is annihilator of W, then the annihilator of W naught is defined as, कैसे डिफाइन करते हैं ये, ठीक है। थ्योरम, अगर W क्या दिखा दें उसको दोबारा से, देखो G belongs to V डबल स्टार, V डबल स्टार में ही आ रहे हैं, और GF इक्वल टू क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन फॉर एवरी F belongs to W नॉट। सही लिखा है या नहीं, इनको दिमाग में समझ पा रहे हो, ये इमेजिन कर पा रहे हो क्या, डायग्राम से इसीलिए दिखाते हैं उसमें। इसके बाद देखो थ्योरम, इफ W इज सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डिमेंशन वेक्टर स्पेस VF देन W डबल नॉट इक्वल टू W, ये स्टेटमेंट हमें याद रखना है। इसमें प्रूविंग है, लेकिन प्रूविंग जिनके पास टाइम है वो करें,
ऑब्जेक्टिव पेपर में हमें रिजल्ट याद रखने होते हैं केवल। तो रिजल्ट ये याद रखो, W डबल नॉट इक्वल टू क्या, W नॉट। ये सारी प्रूविंग बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से दी हुई है, लेकिन उन्हें पढ़ना है जिनके पास टाइम हो, क्योंकि इस टाइम केवल उनके पास होगा जो पिछला बहुत अच्छी तरह से करके रखा होगा उन्होंने, चाहे वो मैथ्स की बात करें या फिजिक्स या केमिस्ट्री। चलो इसके बाद देखो, इफ W1 and W2 आर टू सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF एंड W1 सबसेट किसका हो, तो W2 बदल जाएगा, इनके एनाइलेटर बदल जाएंगे। इनको प्रूविंग से बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है, लेकिन प्रूविंग वैसे ज्यादातर तो प्रूविंग की है हमने, घर पे जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें प्रूविंग लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट हमें अच्छी तरह बस प्रूविंग करने से याद नहीं कराना पड़ता है, जितनी भी प्रूविंग की है हमने वो याद होंगी अभी तक तुम लोग को, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। तो W डबल नॉट एनाइलेटर ऑफ एनाइलेटर क्या होता है, वापस से W, और W1 अगर सबसेट W2 का है तो W1 का एनाइलेटर W2 का एनाइलेटर W1 के एनाइलेटर का सबसेट हो जाएगा। एक और देखो, W1 एंड W2 आर टू, ये समझ पा रहे हो, लिखना है क्या तुम लोग को, घर पे लिखोगे, स्टेटमेंट ही तो लिखने हैं केवल, ऐसा तो नहीं है पिछला जितना अभी तक है अभी वेट कर रहे थे कि हम बाद में लिखेंगे, अभी तक लिख चुके हो ना जो डेली मिलता है। यस सर। If W1 and W2 are two subspace of finite dimensional vector space VF and W1 not W2 है, if and only if, if and only if का मतलब समझते हो, देखो इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा लोग गलत कर लेते हैं। इसका मतलब ये है W1 अगर W2 के बराबर होगा तो W1 नॉट इक्वल टू W2 होगा, और अगर W1 नॉट W2 होगा तो नहीं होगा, वो भी होगा। इफ एंड ओनली इफ लिखा है ना, दोनों तरफ है, समझ गए। और पिछले वाले में क्या पढ़ा है हमने, अगर W1 सबसेट है W2 का तो W2 सबसेट W1 का होगा, और बराबर कब होंगे, अगर W1 W2 के बराबर है तो उनका एनाइलेटर भी बराबर होंगे, एनाइलेटर बराबर है तो कन्वर्स भी सही है। इसमें दो तीन लाइन की प्रूविंग है ये, वैसे कन्वर्स करना जरूरी हो जाता है, ये बताया था उसमें, इफ एंड ओनली इफ हो तो ये कन्वर्सली लिखा हुआ है। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, अभी हमने सम किसका पढ़ा था, सुनो सम कुछ अलग नहीं है, दो सेट का सम जानते हो क्या, बताओ कुछ, दो सेट का सम A प्लस B दो सेट का सम बताओ क्या होता है। ए में अगर हैं ABC ऐसे कैसे क्या लिखते थे बताओ, A प्लस B, जहां A कहां से आएगा और B कहां से आएगा, जो दो सेट का सम होता था वही सब स्पेस का है। जैसे जो हमने दो फंक्शन का सम पढ़ा था f1 प्लस f2x, वही था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो कुछ अलग नहीं है, बस डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, VF एक वेक्टर स्पेस है, दो उसके सब स्पेस क्या है W1 एंड W2, देन सम ऑफ W1 एंड W2 इज डिफाइंड एज W1 प्लस W2 इक्वल टू बिल्डर फॉर्म में, देखो कैसे, VF is a vector space and W1 W2 are two subspace of V, then linear sum of W1 and W2 is defined as क्या बताओ, W1 प्लस W2 इक्वल टू α1 प्लस α2, जहां α1 कहां से होगा और α2 कहां से होगा, W2 से होगा। यहां पर दो सम है, ये सम तो कोई मुश्किल काम नहीं है, W1 प्लस W2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, अगर ऐसा कर दिया, ये कौन सा सम है, लीनियर सम जो अभी लिखा है, और ये होता है डायरेक्ट सम। डिफरेंस क्या होता है वो अभी बताते हैं, ऐसे समझ सकते हो डिफरेंस। जैसे कोई 5 एक नंबर है, 5 को कितनी तरह से लिखा जा सकता है, दो के सम में,
5 को कुछ लोग लिख सकते हैं 1 + 4, 2 + 3, 3 + 2, 0 + 5, 5 + 0, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये होता है लीनियर सम। इसके ये एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ऐसे नहीं लिख सकते हम एग्जाम। डायरेक्ट सम वो होता है अगर ये सम यूनिक हो जाए। यूनिक का मतलब समझ रहे हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम यूनिक हो। जैसे हम बोले 5 का सम लिख के दिखाओ 2 पार्ट में, तो सब लोग क्या करोगे, अलग अलग आंसर होगा। लेकिन अगर सबका एक ही आंसर आ जाता है, एक ही तरह से लिख पाए, अगर जैसे 0 का सम लिखकर बताओ, 0 + 0 सबका एक ही आएगा, तो इसको बोलते हैं यूनिक। सम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, यूनिक। तो अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम यूनिक हो जाए तो यही डेफिनेशन क्या बन जाती है, डायरेक्ट सम। समझ गए? तो अब डायरेक्ट सम की डेफिनेशन समझ लो। ये क्लियर हो गया या नहीं? ये तो डेफिनेशंस हैं, इन पर कई सारे स्टेटमेंट भी हैं इन पर। थ्योरम लीनियर सम ऑफ 2 सबस्पेस इज आल्सो अ सबस्पेस। वैसे सबस्पेस अगर हमें प्रूव करना होता है तो पता है क्या करते, वही 2 एलिमेंट फील्ड में, 2 एलिमेंट इस सम में, और a अल्फा + b बीटा इस सम में प्रूव कर देते। तो एक बार स्टेटमेंट सुनते जाओ जरा। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, f a अल्फा + b बीटा = a f अल्फा प्लस या a t अल्फा + b t बीटा, अगर t ले रहे हो। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, 1 1 on 2। आइसोमॉर्फिज्म में साइन बताया था, कैसा साइन होता था, कॉन्ग्रुएंट वाला साइन होता था। और होमोमॉर्फिज्म में सिमिलर का साइन होता था। होमोमॉर्फिज्म में VF को UF की होमोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं, और आइसोमॉर्फिज्म में VF को UF की आइसोमॉर्फिज्म इमेज बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म में होमोमॉर्फिज्म के साथ 1 1 और on 2 भी बढ़ जाता था, और लीनियर फंक्शनल में वही होमोमॉर्फिज्म रहती थी, बस VF से फील्ड पर हो जाती थी। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम भी क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 लीनियर फंक्शनल का सम भी लीनियर फंक्शनल होता है, क्योंकि लीनियर फंक्शनल भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान से सुनते जाओ। क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर फंक्शनल है? क्या हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फंक्शनल है, या हर एक लीनियर फंक्शनल एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? एवरी लीनियर फंक्शनल इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? लीनियर फंक्शनल एक होमोमॉर्फिज्म ही है जो UF से VF पर होता है। लेकिन क्या होमोमॉर्फिज्म लीनियर फंक्शनल है? नहीं। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, लीनियर फंक्शनल। एक लीनियर फंक्शनल होमोमॉर्फिज्म नहीं होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही लीनियर फंक्शनल है VF से F पर। समझ गए? चलो, सम ऑफ 2 लीनियर फंक्शनल इज आल्सो लीनियर फंक्शनल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फंक्शनल इज आल्सो लीनियर फंक्शनल। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ होमोमॉर्फिज्म या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारी चीजें अगर लिख चुके हो कॉपी पर तो अभी दिमाग में होंगी अच्छी तरह से। केवल बस उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो पढ़ा ही नहीं है जिन्होंने लिखा नहीं होगा कॉपी पर। कल अगर नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छी तरह पता होगा ये। चलो ठीक है। लेट VF बी अ वेक्टर। अच्छा, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर में कम क्वेश्चन करने होते हैं, अभी हम इसमें बहुत क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव पेपर में तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी आ सकता है। W1 एंड W2 2 सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF के। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती थी और ऑब्जेक्टिव भी इससे आ सकते हैं। अगर W1 W2 क्या है, 2 सब स्पेस, तो सुनो, ये LHS में पता है क्या लिखा है, उनके लीनियर सम का एनाइलेटर, उनके लीनियर सम का एनाइलेटर। और RHS में पता क्या लिखा है, एनाइलेटर का इंटरसेक्शन बराबर होते हैं। LHS में क्या लिखा है, लीनियर सम का एनाइलेटर एनाइलेटर के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है।
बी। दूसरे में क्या लिखा है, इसका उल्टा, इंटरसेक्शन का एनाइलेटर लीनियर सम के नहीं, एनाइलेटर के लीनियर सम के बराबर। पहला क्या है, लीनियर सम का एनाइलेटर के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, और इंटरसेक्शन का एनाइलेटर के लीनियर सम के बराबर होता है। ये इसलिए दिमाग में होना चाहिए क्योंकि ये बदल जाते हैं। ये सब जब 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, तो समझ नहीं पाओगे कौन सा है उसमें। चारों, जैसे LHS में भी इंटरसेक्शन, RHS में भी इंटरसेक्शन लगा दें तो वही लगा के आ जाते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का एनाइलेटर का सम, ठीक है, और सम का एनाइलेटर का इंटरसेक्शन, ये रखो दिमाग में। इसके बाद देखो, ठीक है, इसको याद रखो अच्छी तरह से। तो अभी क्या क्या पढ़ दिया हमने, एनाइलेटर आता है सभी को, W0 से रिप्रेजेंट करेंगे, एनाइलेटर ऑफ एनाइलेटर W00 से। डेफिनेशन सबको अच्छी तरह पता है, हमें लॉन्ग थ्योरम होती थी ये। अब ये बताओ W00 किसके बराबर होगा, W के बराबर। W1 सबसेट है W2 का, तो W20 सबसेट W10 का होगा। W10 W20 के बराबर कब होगा, इफ एंड ओनली इफ W1 W2 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, लीनियर सम। लीनियर सम में क्या होता है, W1 प्लस W2 डेफिनेशन पता है सभी को। एक एलिमेंट किसका पिक करूं, W1 का, दूसरा एलिमेंट W2 का, और जो सम आएगा वो W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट आएगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट को आपस में जोड़ दो तो सेट बन जाएगा लीनियर सम का। क्लियर, लीनियर सम भी एक सब स्पेस होता है, किसका, UF का या VF का। उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता ही नहीं है, जो भी लिखा हुआ है UF लिखा होगा तो UF का सम। W1 W2 जिसके भी सब स्पेस है उसका ही सब स्पेस क्या होगा, W1 प्लस W2 भी। समझ पा रहे हो इतना। अच्छा, इसके बाद क्या देखा हमें, इंटरसेक्शन का एनाइलेटर का सम, और सम का एनाइलेटर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो डायरेक्ट सम देखो। अभी बताया डायरेक्ट सम और उसमें क्या डिफरेंस है। देखो VF एक वेक्टर स्पेस है और 2 सब स्पेस का हमें क्या लिखना है, डायरेक्ट सम ऑफ 2 सब स्पेस है एक्चुअली वो, जैसे लीनियर सम ऑफ 2 सब स्पेस था, ऑफ 2 सब स्पेस। तो बताओ क्या, डायरेक्ट सम ऑफ 2 सब स्पेस क्या होगा, W1 W2 2 सब स्पेस मान लिए, लीनियर सम समझ गए। डायरेक्ट सम में क्या बताया हमने, इफ द सम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इज यूनिक, अब लिखेंगे कि डायरेक्ट सम इज डिफाइंड एज क्या, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट विच कैन बी रिप्रेजेंट, उन सभी एलिमेंट का सेट जो कि रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं किसके टर्म में, रिप्रेजेंट द सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड वन एलिमेंट ऑफ W2। लेकिन वो सम क्या होना चाहिए, यूनिक। तो हम लिख देंगे यूनिकली एक्सप्रेस्ड। देखो कैसे, देन V इक्वल टू W1 प्लस W2, ये साइन देख रहे हो प्लस का, is called direct sum of W1 and W2 if each element of V can be uniquely expressed as the sum of one element of W1 and one element of W2। तो क्या डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही है, एक एलिमेंट W1 का, एक एलिमेंट W2 का, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक तो V का एलिमेंट होना चाहिए, वो V इक्वल टू W1 प्लस W2। देखो ऐसे देखो कि कई सारे, अगर एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये वेक्टर स्पेस है, इसमें है अल्फा बीटा
गामा। एक एग्जाम्पल के लिए, ये सही नहीं है, बस समझने के लिए, 3 एलिमेंट है सपोज। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा अगर ये वेक्टर स्पेस है तो किस में आएगा? इसी में आएगा। और इसमें 3 एलिमेंट है, अगर 2 का सम कर देंगे और नया एलिमेंट आ जाएगा क्या? इसी में से कोई होगा ना। अगर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे तो इन्हीं में से कोई एक है, बीटा प्लस गामा लिखेंगे तो इन्हीं में से कोई एक है। तो अगर सम यूनिक हो जाएगा तो वो पूरा वेक्टर स्पेस दोबारा आ जाएगा, और यूनिक नहीं है तो नहीं आएगा। तो ये इसीलिए उसमें लिखा है v इक्वल टू W1 प्लस W2। जैसे सम यूनिक है, अल्फा प्लस बीटा अगर किसमें है? VF के अंदर, तो 3 एलिमेंट है अगर, तो क्या अल्फा प्लस बीटा चौथा एलिमेंट होगा? इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि एलिमेंट्स नहीं बढ़ जाएंगे। तो केवल बस इतना समझो कि v इक्वल टू W1 प्लस W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा उसको केवल एक ही तरह के सम में लिख पाएंगे। मतलब अल्फा अगर W1 प्लस W2 में है तो अल्फा को कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, दूसरा सम नहीं लिख सकते हैं। अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यूनिक का मतलब केवल एक ही तरह से। समझ आया कुछ? तो रिप्रेजेंटेशन केवल बस यूनिक होता है, बाकी लीनियर सम। और अब एक बात बताओ, क्या लीनियर सम डायरेक्ट सम है या हर डायरेक्ट सम एक लीनियर सम है? डायरेक्ट सम लीनियर सम भी है, लेकिन लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं है। डायरेक्ट सम लीनियर क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट सम में भी एक एलिमेंट अल्फा का W1 का लिया जा रहा है, एक अल्फा एक W2 का, वो भी तो लीनियर सम ही है। लेकिन लीनियर सम में एक एलिमेंट W1 का ले रहे हैं, एक W2 का, लेकिन वो यूनिक तो नहीं है ना। तो डायरेक्ट सम एक लीनियर सम है, लेकिन लीनियर सम डायरेक्ट सम नहीं है। ठीक है, एक लीनियर सम जिसमें रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाए सम का, वो क्या है? डायरेक्ट सम। तो इसीलिए एक लीनियर सम जिसमें रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाए तो वो डायरेक्ट सम है, इसीलिए तो डायरेक्ट सम एक लीनियर सम है। जैसे लीनियर फंक्शनल में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो VF से F पर हो, वो क्या होता है? लीनियर फंक्शनल। इसीलिए लीनियर फंक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फंक्शनल नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे तुम लोग के। तो कैसे डिफाइन करोगे? वही डेफिनेशन तो वही है, इट इज डिनोटेड बाय, लिख ही दिया है, W1 प्लस W2 जो कि V के बराबर होगा। बस ये प्लस का साइन बदल गया, सब कुछ वही लिखा है। ये प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सम यूनिक है, डायरेक्ट सम है ये। और अगर वो प्लस नॉर्मल लिख दोगे तो यूनिक सम है। समझ गए? अब एक थ्योरम के बाद और अच्छी तरह ये समझ पाओगे। इसके बाद ये देखो, इसके बाद से हम ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, और देखोगे 90% ऑब्जेक्टिव खुद से कर पाओगे, मतलब शायद ही हमें कुछ बताना पड़े। लेकिन अगर ये सब पढ़ रखा है तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर स्पेस टू बी डायरेक्ट सम ऑफ अ सब स्पेस। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है? डायरेक्ट सम होने के लिए ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब कि जो कंडीशन नीचे लिखी जाएंगी, डायरेक्ट सम प्रूव करना है तो केवल वो 2 प्रूव कर दो। अभी डायरेक्ट सम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरी डेफिनेशन। एक तो वो लीनियर सम होना चाहिए, और उसके सारे एलिमेंट जो सम है वो V का एलिमेंट बनना चाहिए। V इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिखा था ना, W1 प्लस W2। तीसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि हर एक एलिमेंट को कैसे लिखा जा सकता है? सम यूनिक होगा। चाहो तो हम इसमें बता देते हैं सम यूनिक कैसे लिखा जाता है, ये प्रूविंग में समझ पाओगे। पहला V इक्वल टू W1 प्लस W2 होना चाहिए, पहले तो लीनियर होना चाहिए। बाकी सम पता है यूनिक कब आएगा? जब उनके इंटरसेक्शन में, देखो ऐसे एक है W1, माइक बंद करो जिसका भी ऑन है, अगर बात नहीं करनी है तो। कौशलेंद्र माइक बंद कर लो अपना। एक बात बताओ, सम यूनिक कब हो सकता है? जैसे अल्फा 1 को कोई लिखता है अल्फा प्लस 0, सबको यही लिखना पड़ेगा। जब केवल 0 हो इंटरसेक्शन में इनके, तो एक एलिमेंट किसका लो? W1 का, एक एलिमेंट W2 का, और ऐड करो। बाकी क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं पूरी प्रूविंग के बाद ही समझ पाते हैं। अगर ये स्टेटमेंट याद रखना है तो ठीक है, वरना हम प्रूव बता देते हैं। दूसरा है
इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 0 डैश। अब अगर थोड़ा हिंट लेना है तो थोड़ा समझ लो इसमें, ठीक है, डिटेल में नहीं बताएंगे, डेफिनेशन पता होनी चाहिए पहले हमें। नेसेसरी कंडीशन में क्या मान लोगे, VF एक वेक्टर स्पेस है और W1 W2 टू सब स्पेस है, ठीक है, ऑफ देन W1 W2 क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट सम। सुन लो यहाँ पर डायरेक्ट सम का क्या निकालना है हमें, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मतलब जब डायरेक्ट सम मानोगे तो ये कंडीशन प्रूव करो, और जब ये कंडीशन मानेंगे तो डायरेक्ट सम प्रूव करो, ठीक है। तो डायरेक्ट सम जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हमने लिख लिया। डायरेक्ट सम ऐसे डिफाइन किया जाएगा क्या, ऐसे ही किया जाएगा डायरेक्ट सम डिफाइन। अब इसमें डायरेक्ट सम सपोज हमें दिया है, प्रूफ क्या करेंगे, इट मींस ईच एलिमेंट ऑफ V कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस, इसका मतलब यही होता है। तो पहला तो प्रूव हो गया कि हर एक एलिमेंट को यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसमें, यूनिकली एक्सप्रेस किया जाता है डायरेक्ट सम में। मतलब V के हर एक एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक अल्फा, एक W1 से होगा और एक, लेकिन वो सम यूनिक आएगा, वैसा दूसरा सम नहीं लिख सकते हो। तो क्या इस डेफिनेशन से ये प्रूव हो गया कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 है, ये तो प्रूव ही हो गया ना, उसमें लिखा तो है यूनिकली एक्सप्रेस। तो एक एलिमेंट तो W1 का, जैसे ये है, इसमें एक एलिमेंट तो W1 का ही है, दूसरा एलिमेंट क्या, तो V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो ही गया ना। बस बचा ये है मेन पार्ट। अभी तो हमने पढ़ा है कि हर डायरेक्ट सम लीनियर सम तो होगा ही, तो पहला पार्ट तो है ही उसमें। दूसरा इंटरसेक्शन क्यों है 0 डैश, केवल ये समझो। तो V इक्वल टू W1 प्लस W2 समझ आया ये, इंटरसेक्शन में क्या है। नाउ वी विल प्रूव सेकेंड पार्ट बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। कॉन्ट्रडिक्शन जानते हो क्या होता है, कुछ थ्योरम्स होती हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करनी पड़ती हैं। मतलब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है, जो हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट मान लो और उसको गलत प्रूव कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये सही हो जाएगा। अगर हमें किसी को प्रूव करना है कि दो लोग हैं, प्रूव करना है दोनों पास हैं, इसका कॉन्ट्रडिक्शन पता है क्या प्रूव करोगे, दोनों फेल नहीं, कोई एक पास है या कोई एक फेल है। ये होता है उल्टा, क्योंकि कन्वर्स भी पता नहीं चलता है। दोनों पास हैं का उल्टा पता है क्या है, दोनों फेल नहीं है, कोई एक पास है। समझ रहे हो, ऐसा लगता है कि दोनों फेल हैं, ये कन्वर्स पता करना पहले हमें आना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, हमें प्रूव क्या करना है कि इंटरसेक्शन में केवल 0 डैश होगा, इसका उल्टा क्या मानोगे, इंटरसेक्शन में कोई नॉन जीरो है, बाद में प्रूव करेंगे वो नॉन जीरो नहीं है, वो तो 0 है, हो जाएगा प्रूफ। कॉन्ट्रडिक्शन यही तो है, इसमें लिखा है इंटरसेक्शन में 0 है, प्रूफ करना है। हमने मान लिया इंटरसेक्शन में 0 नहीं है, अल्फा है, और अल्फा 0 के बराबर नहीं है। बाद में हम देखेंगे कि ये तो गलत है जो हमने माना है, इसका मतलब सही क्या है कि उसमें 0 ही आएगा। तो ये होता है कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने क्या माना, अल्फा किसमें है और अल्फा 0 डैश नहीं है। हमें प्रूव क्या करना है कि इंटरसेक्शन में जो भी आएगा वो 0 डैश होगा। अब हम प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना है वो गलत है। कभी नहीं प्रूव किया है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कभी नहीं किया है, किया है। तो अल्फा W1 में है और अल्फा किस में आएगा, W2 में। जानते हो इंटरसेक्शन में जो होगा वो दोनों में होगा। इसके बाद अल्फा W1 में भी है और W2 में भी है, तो वो किस में आ जाएगा, V में। V के अंदर ही तो है W1 W2, और V की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 डैश। तो अल्फा को 0 डैश प्लस अल्फा लिख सकते हो, और 0 डैश किसकी आइडेंटिटी है, अल्फा इक्वल टू 0 डैश प्लस अल्फा लिख सकते हो। जहां 0 डैश, ये डायग्राम समझो, ये शायद जानते हो तुम लोग, ये VF है, W1 W2। कभी ऐसा हो सकता है इंटरसेक्ट ना करें, इंटरसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कम से कम 0 तो होगा ना, दोनों में आइडेंटिटी यूनिक होती है। W1 ये है, W2 ये है, तो कम से कम इसमें क्या होगा, यही आइडेंटिटी V की है, यही W1 की है, यही W2 है, क्योंकि W1 W2 भी सब स्पेस है, ये जानते हो। तो देखो, तो अल्फा को ऐसे लिख सकते हो 0 डैश प्लस अल्फा। 0 डैश कहां से,
और 0 डैश। यहां तक क्लियर हो रहा है? तो बताओ जरा, अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस 0 डैश भी लिख सकते हो, जिसमें 0 डैश अब कहां से लिया गया है? 0 डैश कहां से? W2 से। समझ पा रहे हो? लेकिन अल्फा को तो दो तरीके से लिखा जा रहा है, जबकि हमने माना क्या था कि सम तो यूनिक है। और अल्फा को कितनी तरह से लिखा जा रहा है? दो तरीके से। तो ये डायरेक्ट सम नहीं हो सकता है। और ये डायरेक्ट सम तभी होगा जब ये सम क्या हो जाए? यूनिक। और सम यूनिक एक ही कंडीशन में हो सकता है। अगर ये दोनों बताओ सेम कब दिखाई दे सकते हैं? अगर अल्फा 0 डैश हो जाए। ये अलग अलग है, ये जानते हो, रिप्रेजेंटेशन अलग है, वैल्यू सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग है। समझ पा रहे हो? लेकिन इसी पार्ट में स्टार्टिंग में क्या माना गया है कि सम यूनिक है, मतलब सम डायरेक्ट सम मान के ये प्रूव कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सम तो दिया है ना हमें, इसका मतलब किसी भी एलिमेंट को, वी के किसी भी एलिमेंट को दो पार्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन वो सम यूनिक होना चाहिए। अब वी अल्फा का एलिमेंट वी है, तो अल्फा को दो पार्ट में कैसे लिखा जा सकता है? अल्फा अगर W1 W2 में ले रहे हैं तो 0 डैश W1 में ले लिया। और अल्फा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर अल्फा को ऐसे लिखोगे तो ये W1 में आएगा, ये W2 में। अल्फा को अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसा आएगा। क्या इसमें से कुछ भी गलत है? नहीं, अल्फा को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन दो अगर सम आ गए तो ये यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है मतलब डायरेक्ट सम नहीं है, जबकि क्वेश्चन में तो दिया है डायरेक्ट सम है। और अगर डायरेक्ट सम है मतलब रिप्रेजेंटेशन यूनिक होना चाहिए, और यूनिक तभी होगा जब अल्फा क्या हो? 0 डैश। तो यहां दिख रहा होगा सभी को, विच इज कॉन्ट्रिडिक्ट टू आर एजम्पशन, जो हमने माना है उसका ये विरोध करता है। ये केवल तभी, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन अल्फा इक्वल टू 0। इसका कॉन्ट्रिडिक्ट करता है, इसका विरोध करता है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन अल्फा इक्वल टू क्या? 0 डैश। समझ गए होगे? तो जो हमने माना था वो तो फिट ही नहीं होता है किसके साथ? यूनिक सम के साथ। अभी शायद क्लियर हो गया होगा। इसका कन्वर्स भी है, तो ये प्रूव हो गया। केवल इसमें क्या है, केवल पॉसिबल ये था इसमें कि इंटरसेक्शन में, अब बताओ हम बीटा मान लें अगर, तो बीटा मिलेगा ही नहीं, बीटा को 0 डैश होना पड़ेगा। तो जब इंटरसेक्शन में केवल 0 डैश हो, इंटरसेक्शन में तो और भी आ सकते हैं, लेकिन केवल कम से कम 0 डैश जरूर होगा। और हमने क्या सीखा? अब ये थ्योरम अच्छी तरह याद रहेगी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एक तो वो लीनियर सम होना चाहिए, v इक्वल टू W1 प्लस W2, और उनके इंटरसेक्शन में केवल 0 डैश होना चाहिए, क्योंकि दूसरा आ जाएगा तो फिर सम, समझ रहे हो, सम यूनिक नहीं रह जाएगा फिर। समझ गए? तो अब ये याद रहेगा शायद। कन्वर्स इसका करना है, कन्वर्स, तो फिर कन्वर्स समझ गए होगे ना। ये दोनों कंडीशन है अगर, तो फिर डायरेक्ट सम हो जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन दिया है तो v इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाएगा। कौन सा? ये मतलब क्या? डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, ये कन्वर्स है इसका। आगे देखो, खत्म हो गया ये। सुनो अब, कल से हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद लीनियर काफी कुछ है इसमें, लेकिन ये समझ लो अभी कम से कम 30% 40% ऑब्जेक्टिव हम कर सकते हैं। जो भी रिलेटेड इनसे आएगा वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छी तरह से शायद समझ लिए सारी डेफिनेशन। जो भी इनसे रिलेटेड होगा वो अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब देखो, हमारे पास दो चॉइस हैं। कोई बहुत छोटी क्लास तो है नहीं, बार बार हम डांट रहे हैं, क्योंकि ये हमें लगता है ये सही नहीं है। फोर्स करके कैसे पढ़ा पाएंगे इस क्लास में? जिसको टेस्ट देना है वो टेस्ट देने आएगा, जिसको नहीं देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वो टाइम निकल गया कि डांट का असर कुछ हो सकता है। अब कोई फायदा नहीं है, हम कितना भी डांटते रहें, टाइम वेस्ट करना है। अब केवल हम पढ़ेंगे बस। जिसको टेस्ट देना है परसों हम टेस्ट लेंगे, वो आ जाना। जिसको नहीं देना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उससे कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? और
जिसको क्लास छोड़नी है क्लास छोड़ सकते हो, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसे फोर्स करके नहीं पढ़ाया जा सकता है कि एक दिन नहीं आए तो ये कर देंगे। काफी सोचते हैं नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस तरह के आ जाते हैं कि कहना पड़ता है। स्टैटिक्स का टेस्ट है, 9 से 11 में टेस्ट है, वो कॉपी उसी दिन मिलेगी, उसमें नंबर भी मिल जाएंगे तुम लोगों को, और वो ही कॉपी फिर से जमा हो जाएगी। दूसरा टेस्ट जिनको लगता है जरूरी है देना वो दें, जिनको नहीं लगता है उन्हें नहीं देना है। रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिनको लगता है तो वो खुद से चेक करा दें, हमें डेली लेके आए, जिन्हें चेक कराना है चेक करा दो, जिन्हें नहीं कराना है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि चेक करेंगे हम सबकी कॉपी, वो भी तो टाइम वेस्ट करना है ना। हमारा काम क्या है, हमें तो एक टारगेट मिला है, ये कोर्स करा दो बस खत्म। हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे तुम लोग की कॉपी चेक करके और तुम लोग को फोर्स करके बार बार कि पढ़ के आओ टेस्ट लेके, ठीक है। तो अब जिसको जैसे पढ़ना है वो पढ़े, कल से हम उसको फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अब फोर्स करने का टाइम चला गया, केवल 15 डेज में फोर्स करके नहीं पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। परसों 9 बजे टेस्ट होगा स्टैटिक्स का, जिसको भी देना है वो आ जाना। कल का टाइम अब परसों के बाद बात करेंगे, कल ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव अपलोड हो जाएंगे, चाहो तो अगर टाइम हो तो ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम नहीं लगता है, और ऑब्जेक्टिव में देखोगे कम से कम 70% क्वेश्चन विद इन 2 सेकेंड होते हैं, देखते ही पता चल जाएगा ये टिक करना है, ऐसी बुक्स में। सेंट्रल ऑर्बिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चाहिए हैं तुम लोगों को, अभी आए नहीं, अभी तो शायद केवल, तो अभी कैटेनरी, अब वर्चुअल वर्क के ले लो पहले, ठीक है, जरूरी नहीं है इन इंपॉर्टेंट से ही क्वेश्चन वो पेपर आएगा। चलो जा सकते हो। सर एक बार चैप्टर्स रिपीट कर दीजिए। स्टैटिक्स में 3 चैप्टर हैं, कैटेनरी, वर्चुअल वर्क, सेंट्रल, अरे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रल ऑर्बिट स्टैटिक्स का नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वर्चुअल वर्क, कैटेनरी। चलो जा सकते हैं। सर कल 8 ही बजे आना, कल सेम टाइम पे आना है, परसों है टेस्ट तुम लोगों का।